लक्ष्मी ने एक और हटते हुए वैभव राणा को भीतर आने दिया। हाथों में कुछ थैले लिए वैभव जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर सीधे सोफे पर बैठी शनाया शाह पर जा टिकी। टीवी चल रहा था, लेकिन लगता नहीं था कि उसका ध्यान स्क्रीन पर था। वह धीरे से आगे बढ़ा, कॉफी टेबल पर थैले रखे और शनाया के पास बैठ गया। वैभव, जो भी खाने पीने का मन हो खुद ले लेना, लक्ष्मी ने हल्के स्वर में कहा और दोनों को अकेला छोड़ते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें बहुत कुछ अनकहा था। क्या लाए हो? शनाया ने रिमोट एक और रखते हुए पूछा। उसने थैला अपनी ओर खींचा, जिप खुली और पल भर के लिए जैसे बोलना ही भूल गई। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दूध पाउडर, फोलिक एसिड, कैल्शियम टैबलेट्स। उसके चेहरे पर हल्की सी तल्ख मुस्कान आ गई। यानी अभी मेरी हर हरकत पर नजर है। कम से कम उसने पूरा ट्रक भरकर सप्लीमेंट्स नहीं भेज दिए। यह सोचकर वह मन ही मन व्यंग्य कर बैठी। मैं ये अभी नहीं ले सकती, उसने संयम से कहा। इन्हें वापस कर दो, रिटर्न हो जाएंगे। वैभव शांत था। मैंने एक्सपायरी डेट देख ली है, जब तक उस तारीख से पहले इस्तेमाल हो जाए लौट आने की जरूरत नहीं। आखिरकार कभी ना कभी तो उन्हें बच्चे होंगे ही। मुझे भी ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था क्या लेना चाहिए, वैभव ने ईमानदारी से कहा। मेडिकल स्टोर में पूछा तो उन्होंने फोलिक एसिड बताया, फिर कैल्शियम भी ले लिया, और जब ये दूध पाउडर दिखा तो 2 डिब्बे उठा लिए। उसकी नजर अनजाने में शनाया के बालों पर चली गई। नया हेयर स्टाइल, वह आज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में प्यार था, अपनापन था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। कोई तकलीफ तो नहीं है? उसने अचानक पूछा। उसे याद आया, हर महीने। अभी नहीं, शनाया ने जवाब दिया, लेकिन कल से होगी। पहले 2 दिन मुझे अक्सर पेट या कमर में दर्द रहता है। उसके स्वर में आदत थी, शिकायत नहीं। वैभव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे लिए हॉट कोको बना देता हूँ। ओके, थैंक यू, उसने कहा। जैसे ही वह उठने लगा, अचानक रुककर बोला, शनाया, हम पति पत्नी हैं, तुम मुझसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में हल्की सी कसक थी, पर शनाया ने होंठ खींच लिए, कुछ नहीं कहा। वैभव ने उसे कुछ पल देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर चुपचाप छोटे से किचन की ओर बढ़ गया। बीप बीप, उसके फोन पर मैसेज आया। शनाया ने स्क्रीन देखी। मैसेज जतिन का था। मैडम, बॉस ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। उसने तुरंत जवाब किया, समझ गई। फोन एक और रखकर वह भी उठी और किचन की ओर गई। फ्रीज खोला तो देख कि वो लगभग खाली है। वह बिना आवाज किए दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि क्या ढूंढ रही हो? वैभव ने पीछे से पूछा। क्या खाने का मन है? बोलो, मैं बना देता हूँ। कुछ नहीं, शनाया ने सहजता से कहा। बस देख रही थी कि कुछ सामान बचा है या नहीं। नहीं होगा तो कल सुबह मार्केट जाना पड़ेगा। और वह किचन से बाहर निकल आई। सोफे पर बैठते ही उसने जतिन को मैसेज किया। जतिन, प्लीज बॉस के लिए फास्ट फूड ऑर्डर कर दो, यहीं भिजवा देना। जवाब तुरंत आया, मैडम ऑर्डर कर दिया है, अभी भेज रहा हूँ। शनाया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये आदमी समझदार है, उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी ही देर में डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। शनाया उठी, दरवाजा खुला, बाहर जतिन खड़ा था। उसे देखते ही वह सम्मान से झुका। मैडम। कमरे के भीतर वैभव राणा ने यह दृश्य देखा और न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उतर गया। जतिन ने खरीदा हुआ फास्ट फूड शनाया शाह के हाथों में थमाया और धीमे स्वर में बोला, मैडम, बॉस पिछले कुछ समय से खुद को बिल्कुल आराम नहीं दे रहे हैं, ठीक से खाते भी नहीं। हम लोग जब भी खाना भिजवाते हैं वो काम में इतने डूबे रहते हैं कि खाना खाना ही भूल जाते हैं। शनाया ने थैला संभालते हुए सिर हिलाया। समझ गई, मैं उन्हें याद दिला दूंगी। जतिन के चेहरे पर राहत झलकाई। उसने धन्यवाद कहा और चला गया। दरवाजा बंद करते ही शनाया ने गहरी सांस ली। दिल में अजीब सी टीस थी, गुस्सा भी, दर्द भी और चिंता उससे कहीं ज्यादा। वह जैसे ही किचन में दाखिल हुई, उसका दिल एक झटके से ढक रह गया। वैभव राणा काउंटर के सहारे खड़ा था, एक हाथ पेट पर दबा हुआ, दूसरा काउंटर को थामे। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह दर्द में है। क्या इतनी लापरवाही जरूरी है? उसकी गुस्से से भरी आवाज किचन में गूंज उठी। वैभव को पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जानता था यह आवाज उसकी पत्नी की है। वो तुरंत सीधा खड़ा हुआ, लेकिन पेट में उठती मरोड़ ने उसके चेहरे को फिर से कस दिया। यह देख शनाया का दिल पिघल गया। गुस्सा वहीं रह गया और उसकी जगह चिंता ने ले ली। वो फौरन आगे बढ़ी, उसका सहारा लिया और उसे किचन से बाहर सोफे तक ले आई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी आवाज अनजाने में नरम हो गई। वैभव ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, बस थोड़ा सा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। शायद भूख लगी है। वो खाना भूल गया था। उसकी बात सुनकर शनाया का दिल और भारी हो गया। उसने जानबूझकर खाना नहीं छोड़ा था, वो बस काम में खुद को भूल गया था। ये कोई नई बात नहीं थी। उस दिन के बाद से वह ढंग से खा ही नहीं पाया था और जब कभी खाता भी तो खाने का स्वाद महसूस नहीं होता। हाल के दिनों में अगर किसी खाने ने उसे सुकून दिया था तो वो था मित्तल परिवार के यहाँ किया गया लंच। शनाया ने जतिन द्वारा लाया गया पैकेट खोला। सबसे पहले उसने सूप निकाला और कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी। पहले ये पियो, फिर रोटी सामने रखा। खाने के बाद मैं तुम्हें। वह रुक गई। अस्पताल ले जाने का विचार उसके मन में था। राणा परिवार का फैमिली डॉक्टर था, लेकिन वह जानती थी ये आदमी शायद डॉक्टर को दिखाने से मना कर देगा। डॉक्टर की जरूरत नहीं। वैभव ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। खाना खा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाल के दिनों में अक्सर ऐसा ही होता था। भूख तब याद आती थी जब पेट दर्द करने लगता था। जल्दी खाओ, शनाया ने सख्त लहजे में कहा। वह जैसे ही खाने लगा, शनाया किचन में गई और गैस बंद की। उसने जो हॉट कोको मंगवाया था वह तैयार था। भाप उठता कप लेकर वह बाहर आई तो देखा वैभव खाना खत्म कर चुका था। अगर पेट की समस्या है तो धीरे धीरे खाना चाहिए, उसने डांटते हुए कहा। इतनी जल्दी क्यों खाते हो? फिर दृढ़ स्वर में जोड़ा, ये खत्म होते ही हम अस्पताल चलेंगे। शनाया, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। वैभव ने विरोध करना चाहा। उसने उसे तीखी नजर से देखा। मैंने कहा चलेंगे तो चलेंगे। उसकी आंखों में कोई गुंजाइश नहीं थी। वैभव ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। अब बहस का कोई मतलब नहीं था। सुना है तुम इन दिनों खुद को बहुत ज्यादा काम में झोंक रहे हो, शनाया ने कहा। वह थोड़ा संभल कर बोला, मैं हमेशा से व्यस्त रहता हूं। मैं जानबूझकर काम में खुद को नहीं झोंक रहा। वह जानती थी राणा कॉर्पोरेशन का मुखिया होना आसान नहीं। जब उन्होंने शादी रजिस्टर करवाई थी तब भी ऐसा ही होता था। वह देर से घर आती और वैभव उससे भी देर से। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, हर मिनट की कीमत। लेकिन हाल के दिनों में शायद उनके रिश्ते में आई दूरी ने उसे और ज्यादा काम में डुबो दिया था। उसे याद आए उसके शब्द, अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हें दिल्ली की सबसे अमीर औरत बना सकता हूं। शनाया के दिल में हल्की सी कसक उठी। गुस्सा, शिकायत, सब धीरे धीरे पिघलने लगे और जो बचा वो था दर्द। वह कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। वैभव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ आपस में बांध लिए, बीच बीच में उसकी ओर देखता रहा। शायद घबराहट की वजह से या शायद थकान की वजह से पेट का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। शनाया ने चुपचाप फोन उठाया
कार की चाबियां ली और ठंडे स्वर में बोली, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन तुमने अभी तक अपना ड्रिंक खत्म नहीं किया, वैभव ने धीमे से कहा। इस वक्त दर्द मुझे नहीं हो रहा, शनाया ने जवाब दिया। बताए उसके शब्द, अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हें दिल्ली की सबसे अमीर औरत बना सकता हूं। शनाया के दिल में हल्की सी कसक उठी, गुस्सा, शिकायत, सब धीरे धीरे पिघलने लगे। और जो बचा वो था दर्द। वह कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। वैभव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ आपस में बांध लिए, बीच बीच में उसकी ओर देखता रहा, शायद घबराहट की वजह से या शायद थकान की वजह से। पेट का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। शनाया ने चुपचाप फोन उठाया, कार की चाबियां ली और ठंडे स्वर में बोली, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन तुमने अभी तक अपना ड्रिंक खत्म नहीं किया, वैभव ने धीमे से कहा। इस वक्त दर्द मुझे नहीं हो रहा, शनाया ने जवाब दिया। तुम्हें हो रहा है। फिर भी उसने हॉट कोको का एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर वही सख्त लेकिन चिंता से भरी अभिव्यक्ति बनी रही। लक्ष्मी, मैं वैभव को वापस भेज रही हूँ। शनाया शाह ने अपनी बहन के कमरे की ओर आवाज लगाई। उसने जानबूझकर यह नहीं बताया कि वैभव की तबीयत खराब है और वह उसे अस्पताल ले जा रही है। कमरे के अंदर से लक्ष्मी की आवाज आई, ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। लक्ष्मी बाहर नहीं आई। उसके मन में एक हल्की सी राहत थी। कम से कम दोनों के बीच जमी बर्फ थोड़ी तो पिघली थी। नीचे सुरक्षा दस्ते के लोग इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अपने बॉस को उसकी पत्नी के साथ आते देखा तो पहले तो उन्हें हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वैभव का चेहरा फीका था, चाल में कमजोरी साफ झलक रही थी। बॉस, जतिन और बाकी लोग एक साथ बोले, मैडम बॉस को क्या हुआ है? एक बॉडीगार्ड ने चिंता से पूछा। शनाया ने कार का लॉक खोलते हुए कहा, वैभव पहले गाड़ी में बैठो। फिर वह जतिन की ओर मुड़ी, जतिन जरा अपने बॉस को सहारा दे दो, इन्हें पेट की गंभीर समस्या हो गई है। जी मैडम। जतिन तुरंत आगे बढ़ा और वैभव को संभालते हुए कार में बैठाया। उससे रहा नहीं गया, उसने जोड़ दिया, बॉस पिछले कुछ समय से ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, इसी वजह से पेट की दिक्कत बढ़ गई है। जतिन, वैभव ने उसे घूर कर देखा। जतिन तुरंत चुप हो गया। शनाया का गुस्सा अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। अब तुम जतिन को क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम लोहे के बने हो या भगवान हो जिन्हें खाने की जरूरत नहीं? अब चुपचाप सीधे बैठो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूं और बाद में डॉक्टर से कहूंगी तुम्हें अच्छे से इंजेक्शन लगाए। वैभव का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे सुकून भी था। वो जानता था शनाया आज भी उसकी उतनी ही परवाह करती है, भले ही वह सहानुभूति मांगना नहीं चाहता था। अगर शनाया उसके मन की बात पढ़ पाती तो शायद ताना मार देती। इतना भी क्या इनकार साहब? वैभव चुप रहा। सिक्योरिटी स्क्वाड के लोग उनके साथ अस्पताल नहीं गए। शनाया की मौजूदगी में वे बस एक बेकार थे, शोर मचाने वाला तीसरा पहिया बनते। वैभव को संभालने के लिए सिर्फ शनाया ही काफी थी। आसमान भी टूट पड़े तो वह उसे भी संभाल ले। बाकी सबने घर जाकर नहाने और सोने का फैसला किया। आज की रात कम से कम उनके लिए सुकून भरी थी। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद वे स्प्रिंगफील्ड लौट आए। दरवाजा खोलते हुए शनाया बोली, पहले थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तुम्हारी दवाइयां तैयार करती हूँ, दवा लेने के बाद आराम करना। डॉक्टर ने बिना किसी बहस के वैभव को 3 तरह के इंजेक्शन लिख दिए थे। सब कुछ समय के हिसाब से पैक किया गया था। बस दर्द सहना था। यह तरीका मेहनत तो बचाता था, लेकिन दर्द वो वहीं पुराना था। इस वक्त वैभव इतना आज्ञाकारी लग रहा था मानो शनाया का पालतू बिल्ली हो। वह हल्की सी हो करके अंदर गया और सोफे पर लेट गया। शनाया ने दवाइयों की पर्ची कॉफी टेबल पर रखी। फर्स्ट एड बॉक्स से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला, अल्कोहल स्वैब से उसे साफ किया, फिर बैंड एड तैयार रखा। वह एकल सोफे पर बैठी और शीशियां निकालने लगी, जो कि लगभग 20 थी। जैसे ही वैभव की नजर उस बड़े इंजेक्शन पर पड़ी, वह अनजाने में पीछे खिसक गया। वह जानता था यह जानबूझकर किया गया था। शनाया को अच्छी तरह पता था उसे सुई से डर लगता है, फिर भी उसने इतनी बड़ी सुई चुनी। लेकिन वैभव ने मुंह नहीं खोला। आज वह कुछ भी कहकर आग में घी नहीं डालना चाहता था। शनाया इस वक्त बेहद गुस्से में थी और वह जानता था इस समय चुप रहना ही समझदारी है। कमरे में एक सख्त शेरनी सी डांट गूंजती रही। बड़ा सा इंजेक्शन जो असहनीय दर्द का वादा कर रहा था, वैभव राणा के चेहरे के सामने जैसे किसी सजा की तरह मंडरा रहा था। इधर आओ, शनाया शाह की आवाज में कठोरता थी। इंजेक्शन लगवाना है। वैभव धीरे धीरे उठकर बैठा। उसके चेहरे पर साफ घबराहट झलक रही थी। उसकी नजर बार बार उस मोटी सुई पर टिक जाती और हर बार उसका गला सूख जाता। उसने हल्का सा निगलते हुए संकोच से कहा, शनाया, बाद में दर्द ज्यादा होगा तो कोई पेन किलर रख लोगी ना? शनाया ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो सवाल ही बेवकूफी भरा हो। क्या लगता है तुम्हें? उस नजर के सामने वैभव की हिम्मत जवाब दे गई। वह और कुछ कहने की जरूरत नहीं कर पाया। हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसने सुई को देखा, उसके मन में दर्द की कल्पना से ही सिहरन दौड़ गई। शनाया, अभी थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा, थोड़ी देर बात कर लें, तुम्हारी मर्जी, कहकर शनाया आराम से आर्म चेयर पर बैठ गई, पीठ टिकाई, जैसे अब उसे कोई जल्दी ही नहीं। फिर उसने मोबाइल उठाया और अपनी बहन को वॉइस मैसेज भेजा, लक्ष्मी, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। मैसेज सुनते ही वैभव का चेहरा अचानक खिल उठा और फिर वो अचानक उठा और शनाया को जोर से हक कर लिया। क्या आप शनाया और वैभव साथ आएंगे? जानने के लिए फिर उसने मोबाइल उठाया और अपनी बहन को वॉइस मैसेज भेजा, लक्ष्मी, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। मैसेज सुनते ही वैभव का चेहरा अचानक खिल उठा। दर्द, इंजेक्शन, पेट की जलन, सब कुछ एक पल को जैसे पीछे छूट गया। उसके होठों के कोने अनायास ऊपर उठ गए। कम से कम आज रात शनाया यहीं रहेगी। शनाया की नजर कोने से उसकी उस बेवजह की मुस्कान पर पड़ गई। उसने आसपास देखा, फिर झुंझलाकर एक तकिया उठाया और सीधे उसकी तरफ उछाल दिया। वैभव राणा, दोबारा भूखे मत रहा करो, तुम क्या सोचते हो मुझे तुम्हारे भूखे रहने से फर्क पड़ेगा? उसकी आवाज में गुस्सा था, पर उस गुस्से के नीचे छिपी चिंता साफ झलक रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दर्द में देखकर तो मैं खुश हो जाऊंगी। 30 साल के हो गए हो, फिर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते। मुंह किस लिए है? खाने के लिए। वो खुद चाहे कितनी भी टूटी हुई हो, कितनी भी दुखी या गुस्से में, उसने कभी खाना नहीं छोड़ा था। वैभव ने तकिया पकड़ लिया। उसकी आवाज इस बार नरम थी, शनाया, आगे से ध्यान रखूंगा, तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। कौन परेशान हो रही है? मैं। बिल्कुल नहीं, वह झुंझलाई।
तुम सोचते हो तुम बहुत खास हो, ठीक है, वैभव हल्की मुस्कान के साथ बोला। शायद सोचता हूँ, इसलिए जिंदा रहने के सारे इंतजाम कर लूंगा। इस पर शनाया के पास कहने को कुछ नहीं बचा। शनाया। वैभव उठा और उसके पास आकर उसी आर्म चेयर में घुस गया। सीट छोटी थी और वह लगभग पूरी जगह घेर चुका था। शनाया ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने उसकी कमर के चारों ओर बाहें कस ली। एक झटके में शनाया उसका संतुलन खो बैठी और सीधा उसकी गोद में आ गिरी। वैभव ने उसे अपने पास खींच लिया, ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। उसकी आवाज धीमी थी, थकी हुई। मुझे माफ कर दो प्लीज। जिन दिनों में तुम्हें अपने पास नहीं पाया, वो दिन मेरे लिए किसी जिंदा लाश से कम नहीं थे। सांस ले रहा था लेकिन जी नहीं रहा था। वह उसे हर पल देख सकता था, जान सकता था कि वह कहाँ है, फिर भी उसकी कमी असहनीय थी। मैं वादा करता हूँ दोबारा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर बोला तो जो सजा दोगी मंजूर होगी। शनाया ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की। नाकाम रही तो उसने जोर से उसकी हथेली के पीछे चुटकी काटी। चेहरे पर सख्ती लाकर बोली, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं सकते, दादी ने मना किया था। वैभव ने लगभग शिकायत के लहजे में कहा। एक रात में नशे में था, वह बोला। तुम्हें पता है दादी ने मुझे कैसे जगाया? ठंडे पानी की बाल्टी डाली होगी। शनाया ने सपाट जवाब दिया। नहीं। वैभव ने सिर हिलाया। उन्होंने स्विमिंग पूल के पास एक कुर्सी लगवाई, मुझे उस पर लिटाया। मैं करवट बदला और सीधे पूल में गिर गया। ठंड और झटके से उसी पल होश आ गया। शनाया कुछ कह ही नहीं पाई। यह हरकत सिर्फ दादी ही कर सकती थी। होश में आने के बाद भी दादी ने मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया। वैभव बोला। कहती थी उसे शांत होने दो, भगवान ही जानता है वो दिन मेरे लिए कितने मुश्किल थे। मैं बस काम में खुद को डुबो देता था। काम करता तो तुम्हारी याद थोड़ी कम आती। मैं सहानुभूति नहीं चाहता था। उसकी आवाज में पछतावा था। मुझसे तुम्हारा भरोसा टूटा और इसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं अपने कर्मों से तुम्हें फिर भरोसा दिलाना चाहता हूँ। शनाया, तुम जो चाहो वो करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेरी दुनिया तुम्हें अजनबी लगती है तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, मैं बदल लूंगा। तुम्हारे हिसाब से जीना मुझे ज्यादा आसान लगता है, एक साधारण जिंदगी तुम्हारी शर्तों पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। शनाया ने धीरे धीरे उसकी तरफ रुख किया। उनकी नजरें मिली। अगले ही पल शनाया ने वैभव का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और जोर से उसके होंठ काट ली। फिर गुस्से और भावनाओं के सैलाब में उसके दोनों गाल भी काट डाले। दर्द के साथ साथ उस पल में प्यार भी था, नाराजगी भी, और वो रिश्ता भी जो टूटकर भी पूरी तरह कभी टूटा नहीं था। 3 तेज और गुस्से से भरे कांटों के बाद जैसे ही वैभव राणा दर्द से रहा, उसी पल का फायदा उठाकर शनाया शाह ने खुद को उसकी पकड़ से जोर से छुड़ा लिया। वह फुर्ती से उठी और इंजेक्शन की दवा की शीशी लेने चली गई। शीशी उसकी ओर बढ़ाते हुए उसका खूबसूरत चेहरा सख्त हो गया। ले लो, उसकी आवाज में आदेश था, कोई गुंजाइश नहीं। वैभव के होंठ और गाल अभी भी उसके काटने के निशान से जल रहे थे। दर्द काफी था, लेकिन फिर भी उसे शीशी थामनी पड़ी। उसकी गहरी आंखें उठकर शनाया से जान ली। इतना बेबस मत बनो, वह हल्की हंसी के साथ बोला। मैं पिघलने वाली नहीं हूं। वैभव समझ गया, उसकी यह सख्ती बस ऊपर की परत थी, अंदर कहीं नरमी अब भी सांस ले रही थी। जब उसने इंजेक्शन लगाया, उसकी नजरें लगातार शनाया पर टिकी रहीं। सुई चुभी, दर्द तेज था, मगर उसके सामने होने से वह दर्द अजीब सा हल्का लगने लगा, यहां तक कि सहने लायक, शायद थोड़ी सी तसल्ली देने वाला। कुछ ही पलों में इंजेक्शन खत्म हो गया। शनाया ने इस्तेमाल की हुई सिरिंज उठाई और रसोई में जाकर उसे ठीक से फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी नजरों से ओझल हुई, वैभव ड्राइंग रूम में इधर उधर बेचैनी से खोजने लगा। दर्द अब सच में छड़ाया था। उसे किसी तरह पेन किलर चाहिए था। क्या ढूंढ रहे हो? पीछे से शनाया की आवाज आई। वैभव ने झटपट अपनी शादी की अंगूठी उतारी और कॉफी टेबल के नीचे सरका दी। अंगूठी गिर गई है। वहीं ढूंढ रहा हूं। मिल गई, शनाया बोली। कॉफी टेबल के नीचे थी। वैभव ने राहत की सांस ली, अंगूठी उठाई और सहजता से उंगली में पहन ली। शनाया चुप रही। उसकी खामोशी ने वैभव को असमंजस में डाल दिया। क्या उसने बहाना मान लिया था या नहीं? वह बस एक हल्की सी आवाज निकालकर हामी भर सका। जब शनाया अंदर के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हुआ, वैभव चोरों की तरह दबे पांव रसोई में घुस गया। पेन किलर तो नहीं मिला, लेकिन उसकी नजर कफ सिरप पर पड़ी। उसने छोटी चम्मच ली, बोतल खोली और थोड़ा सा सिरप पी लिया। दर्द जैसे भागता हुआ पीछे छूट गया। ये सुइयां इतनी दर्दनाक क्यों होती हैं? वह मन ही मन बड़बड़ाया। डॉक्टर भी कम निर्दयी नहीं थी, पूछे बिना सीधे इंजेक्शन लिख दिए। चम्मच धोकर रखी और जैसे ही वह बाहर मुड़ा, वहां दरवाजे के सहारे शनाया खड़ी थी, हाथ जेबों में, आंखों में सवाल, और बस उसे देखती हुई। एक पल को वैभव चौंका, फिर सच्चाई मान ली। इंजेक्शन बहुत दर्दनाक था, इसलिए थोड़ा कफ सिरप पी लिया। ये दवाइयां काफी नहीं है, शनाया ने ठंडे स्वर में कहा। खत्म होंगी तो डॉक्टर से और लिखवा दूंगी, पेट को ठीक होने में समय लगेगा। वैभव चुप रहा। वह मुड़ी और जाने लगी। शनाया, वह उसके पीछे चला। मेरा पेट खाने से ठीक होता है, वह समझाने लगा। दिन में 3 बार ठीक से खाऊं, हल्का खाना, तो दवा के बिना भी। मेरे पास इतना समय नहीं है, शनाया ने बात काट दी। हाँ, वह मुस्कुराया। मेरी पत्नी बहुत व्यस्त है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कमरा मेरा भी है, उसने शरारती लहजे में कहा। मैं वहीं सोऊंगा जहां तुम सोओगी। दरवाजा बंद होते ही वैभव ने उसे अपनी ओर खींच लिया, झुककर उसके होठों पर अपना हक जताने ही वाला था। पति होने के सारे फायदे उठाने को तैयार। बस अफसोस इतना था कि उन दिनों के कारण वह आगे कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी उसके कमरे में उसी के साथ रात बिताना उसके लिए काफी था। शनाया का मूड चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, वैभव ने उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह गुस्सा करती तो वह पेट पकड़कर कराहने लगता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, और बस उसकी पत्नी की सख्ती पिघल जाती। वह उसे बाहर नहीं निकाल पाती। उससे पहले ही वह उसी की बाहों में सिमटकर सो जाता। शनाया ने कभी साफ शब्दों में नहीं कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है, लेकिन उसके हर छोटे से काम, हर चुप इशारे ने बता दिया कि उसका गुस्सा अब ढल चुका था। अगली सुबह जब वैभव की आंख खुली तो रसोई से हल्की सी खुशबू आ रही थी। मेज पर उसके लिए नाश्ता रखा था, कद्दू और ओट्स की हल्की सी खिचड़ी, साधारण, नरम और बेहद अपनापन लिए हुए। शनाया शाह ने जानबूझकर नाश्ते की मेज पर कई तरह के व्यंजन सजाए थे, सब कुछ पौष्टिक, रंग बिरंगा और इतना लुभावना कि सामने बैठे वैभव राणा की नजरें बार बार उसी ओर खिंचाई। वह चाहती थी कि वह खाए, दिल से, मन से, बिना टाले। खाते हुए उसने सहज सी आवाज में कहा, आज रात मैं अपनी मौसी के साथ डिनर पर जा रही हूँ, तो तुम्हारे साथ नहीं खा पाऊंगी। अगर होटल में खाने का मन ना हो तो दुकान में तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जतिन से कह देना, वह ले आएगा। वैभव ने सामने बैठी अपनी पत्नी को देखा। उसके चेहरे पर सुकून था, थकान नहीं। क्या मैं भी चलूं? उसने हल्के से पूछा। किसके यहाँ डिनर है? जरूरत नहीं, शनाया ने जवाब दिया।
माधुरी मौसी मुझे और अनिका को ले जा रही हैं, किस परिवार में है याद नहीं, आजकल इतने न्योते आ रहे हैं कि गिनती भूल गई हूँ। वैभव के स्वर में हल्की सी कसक उभरी। अगर मौसी और कजिन साथ हैं तो मुझे चिंता नहीं, मैं ओवर टाइम कर लूंगा, जतिन खाना ले आएगा। अब जब उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाने लगी थी तो होटल का खाना खाने का सवाल ही नहीं था। ओवर टाइम कर सकते हो, शनाया ने सख्ती से कहा, लेकिन बहुत देर तक नहीं, मैं 11 बजे से पहले लौटाऊंगी। अगर लौटकर तुम्हें घर पर नहीं पाया तो दरवाजा अंदर से बंद कर दूंगी, फिर बाहर ही रात बितानी पड़ेगी। वैभव हंस पड़ा। मैं वादा करता हूं मेरी शनाया, मैं घर पर ही इंतजार करूंगा। खुद को समझते क्या हो, वह उसे घूरते हुए बोली। इतने बेशर्म, तुम्हारा हूं। वह मुस्कुराया। वो मेरी शर्म और मेरा घमंड दोनों तुम्हारे नाम। शनाया ने आंखें तरेरी। जल्दी से खिचड़ी खत्म करो, बर्तन में एक कटोरा और है, इसे खत्म करोगे तो खुद निकाल लेना। मेरा नाश्ता इतना स्वादिष्ट है कि उम्मीद है तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए। वैभव हल्के से हंसा। उसके मुंह में पानी नहीं आ रहा था, वह तो पहले ही पूरी तरह पिघल चुका था। पूरा खाकर शनाया जाने के लिए उठी। शनाया, वैभव ने तुरंत पुकारा। वो मुड़ी और उसने बस इतना कहा, ध्यान से गाड़ी चलाना। मैं हमेशा याद रखती हूँ, वह बोली, कि मैं कार चला रही हूँ, हवाई जहाज नहीं। वैभव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे पिछली रात याद आ गई, वह कितनी तेज गाड़ी चला रही थी। वह डर गया था उसके लिए। शनाया पहले निकल गई। वैभव ने अभी अपनी खिचड़ी पूरी नहीं की थी, उसे कोई जल्दी नहीं थी, वह हर कौर को जी रहा था। तभी दरवाजा फिर खुला। मैं तब तक नहीं जाऊंगी, शनाया ने पलटकर कहा, जब तक तुम्हें इंजेक्शन लगते हुए न देख लूं। वैभव निरुत्तर रह गया। उसे लगा था पेट ठीक हो गया है तो बच जाएगा, पर नहीं, इंजेक्शन लगते देखकर ही शनाया दोबारा निकली। नीचे उतरते ही वह दादी से टकरा गई, जो पीछे पीछे डिब्बे घसीट रही थीं। दादी, शनाया चौंक गई। अरे शनाया, दादी मुस्कुराई। मुझे फिर से घर से निकाल दिया गया है, सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूं। यह बहाना दादी कई बार इस्तेमाल कर चुकी थी। इस उम्र में उन्हें कोई संकोच नहीं था, न मजाक से डर। शनाया हंस पड़ी। दादी, अगर आपको हमारे साथ रहना है तो बस अपने लाडले पोते को बता दीजिए, वह कभी भी गाड़ी भेज देगा। ऐसे कमजोर बहाने बनाने की जरूरत नहीं। दादी परिवार की सबसे आदरणीय सदस्य थी, उन्हें कौन निकाल सकता था। कभी कभी शनाया सच में मान लेती थी कि दादी का अपने बेटे बहू से झगड़ा हो गया है, इसलिए वह शरण लेने चली आई हैं। उसे बताने से क्या होता, दादी बोली। उसने तो साफ कहा है, घर में वही होगा जो तुम कहोगी। और तुम दादी को नापसंद तो नहीं करती। दादी, शनाया तुरंत बोली, आप हमारे साथ रहें, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। आपको कौन छोड़कर गया। मैं उबर से आई हूं, दादी ने बेफिक्री से कहा, ताकि तुम्हारे दादाजी और बाकी लोगों से बच सकूं। इतनी उम्र में पहली बार किसी को मुझसे भी ज्यादा बेशर्म पाया है। शनाया का चेहरा पल भर में सख्त हो गया, आंखों में ठंडक उतर आई। क्या उन्होंने आपको परेशान किया। उसकी बात पर दादी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बातें बताना शुरू किया। जैसे सुनते ही शनाया की आंखें लालम लाल होने लगी। आखिर क्या किया उन सबने दादी के साथ, जानने के लिए माया दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उन्हें भले ही यह न पता हो कि मैं कौन सी गाड़ी चलाती हूं, लेकिन उन्होंने तुम्हारी सास और तुम्हारी दूसरी चाचा ससुर की गाड़ी जरूर रोक ली थी। शनाया शाह के चेहरे पर चिंता की हल्की सी परछाई उभर आई। यह देख माया दादी ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया। शनाया, हम सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर से तो वे मेंटेनेंस की मांग का नाटक कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद कुछ और है। वे चाहते हैं कि तुम्हें राणा परिवार में परेशान किया जाए, तुम्हारी जिंदगी वहां मुश्किल बने। दादी की आवाज में अनुभव की कठोर सच्चाई झलक रही थी। उनकी चालें हमें साफ दिखाई देती हैं। तुम फिक्र मत करो, हमने उन्हें कुछ भी हासिल नहीं करने दिया। जब उन्होंने तुम्हारी सास की गाड़ी रोकी तो उसने उसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया, कहा कि कुछ लोग रास्ता रोककर लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं। दादी ने हल्की सी कड़वाहट के साथ आगे बताया, तुम्हारे दादाजी तो हद ही पार कर गए। उन्होंने खुद को चोटिल दिखाने के लिए जमीन पर गिरने का नाटक किया, यह भूलकर कि उस सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने फुटेज देखी, सच्चाई सामने आ गई। उन्हें खूब फटकार पड़ी और फिर उनके बच्चों और पोतों को बुलाकर उन्हें वहां से ले जाने को कहा गया। शनाया की आंखों में ठंडक उतर आई। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, इतना ही नहीं, वे कुछ रिपोर्टरों को अपने लोगों की तरह साथ ले आए थे ताकि चोरी छिपे वीडियो बनवा सकें, लेकिन वह चाल भी पकड़ी गई। वीडियो तो डिलीट हो गए, मगर बात फैलनी तो तय है। खैर, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा, दिल्ली में हर कोई जानता है कि वे किस किस्म के लोग हैं और तुम्हारे और लक्ष्मी के साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस की डांट के बाद भी वे चुप नहीं बैठेंगे। वे फिर कोई नई साजिश रच सकते हैं। इस बार ज्यादा निशाना तुम बनोगी, क्योंकि अब शनाया शाह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह राणा परिवार की बड़ी बहू थी। उसके मायके वाले पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उसे वैभव राणा से अलग कर दिया जाए, ताकि ससुराल में उसका जीवन अशांत बना रहे। वैभव की वजह से उन्हें पहले ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। न नौकरियां बची, न धंधे। अब वे सिर्फ अपनी जमा पूंजी पर जी रहे थे। सीधे वैभव से टकराने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए सारी भड़ास वे शनाया पर निकाल रहे थे। भले ही शनाया राणा परिवार की बहू बन चुकी थी, लेकिन खून के रिश्ते एक झटके में नहीं टूटते। वैभव चाहकर भी पूरे कुनबे को जड़ से उखाड़ नहीं सकता था, और जब तक वह कोई कठोर कदम नहीं उठाता, वे लोग इसी हिम्मत में उसे परेशान करने का हर मौका ढूंढते रहेंगे। धमकियां और चेतावनियां ऐसे लोगों पर बेअसर थीं। पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे खुलकर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। कहावत यूं ही नहीं बनी थी, भले आदमी से बैर ठीक पर बदमाश से नहीं। और शनाया के गांव के लोग इसी दूसरे किस्म में आते थे, बेशर्म भी, चालाक भी। शनाया ने ठंडे स्वर में कहा, दादी, मुझे डर नहीं लगता। अगर वे मेरे सामने आए तो मैं झाड़ू लेकर उन्हें खदेड़ दूंगी। हम उन्हें कई बार भगा चुके हैं, इसलिए अब वे आपके पास पहुंचे हैं, क्योंकि मुझसे उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगर उन्हें यह गलत फहमी थी कि राणा परिवार शांति बनाए रखने के लिए उन्हें पैसे देगा, तो वे बुरी तरह गलत थे। दादी, शनाया ने घड़ी देखते हुए कहा, वैभव अभी घर पर है, मैं आपको सीढ़ियों तक छोड़ देती हूँ, फिर आप ऊपर चली जाइएगा, मुझे दुकान के लिए निकलना है। अरे नहीं, माया दादी ने हाथ हिलाकर कहा, तुम अपने काम पर जाओ, मुझे रास्ता मालूम है, मैं खुद संभाल लूंगी। फिर भी शनाया ने उनका सूटकेस खींचकर लिफ्ट तक पहुंचाया और वैभव को फोन कर दिया कि दादी आ गई हैं। जतिन और बाकी बॉडीगार्ड्स को देखकर ही उसने राहत की सांस ली और वहां से निकली। उसे पहली मुलाकात याद आ गई जब उसने जतिन और बाकी सुरक्षाकर्मियों को पास पड़ोस का ही समझ लिया था। स्प्रिंगफील्ड से निकलते ही शनाया को एहसास हुआ कोई उसका पीछा कर रहा था। वह घबराई नहीं। इलाके की जानकारी का फायदा उठाते हुए उसने मुख्य सड़क छोड़ दी।
संकरी गलियों में मुड़ी, कभी बाएं तो कभी दाएं, और कुछ ही देर में पीछा करने वाला ओझल हो गया। उसे साफ अंदाजा था कि वे पपराजी ही थे। अब जबकि उसकी पहचान राणा परिवार की बड़ी बहू के रूप में सबके सामने थी, मीडिया का ध्यान स्वाभाविक था। फिर भी वह जानती थी वैभव की वजह से कोई खुलकर उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। वह मीडिया को पूरी तरह रोक नहीं सकता था, इसलिए चोरी छिपे तस्वीरें लेने की कोशिशें चलती रहती थीं। दिल्ली में हर कोई जानना चाहता था शनाया और वैभव की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, वे निजी जीवन में कैसे रहते हैं। अगर किसी को उनके निजी पल कैमरे में मिल जाते तो जिज्ञासा तृप्त हो जाती। अब दिल्ली स्कूल पहुंचते ही उसने देखा जैस्मीन पहले ही दुकान खोल चुकी थी और गायत्री शर्मा भी वहां मौजूद थी। जब से शनाया शाह और वैभव राणा अलग अलग रहने लगे थे तब से घर का माहौल भी बदला बदला सा हो गया था। गायत्री शर्मा अब रोज स्प्रिंगफील्ड आती थी, बालकनी के गमलों में पानी डालने, सूखे पत्ते हटाने और उस घर को थोड़ा सा जीवित रखने के लिए, जिसमें अब अपनापन कम और खामोशी ज्यादा बसती थी। लेकिन वह अब वहां रुकती नहीं थी। दिन ढलते ढलते वह फिर से अपनी पुरानी जगह हवेली लौट जाती थी, जहां दीवारें पुरानी थीं पर यादें अब भी सांस लेती थीं। हाल ही में छुट्टी से लौटे सुंदर घर के पुराने भरोसेमंद केयरटेकर उनकी सुविधा के लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया था। मैडम, फर्श पहुंचते पहुंचते जैसे ही गायत्री शर्मा की नजर दरवाजे की ओर गई, उन्होंने शनाया को अंदर आते देखा और आदतन सम्मान से झुकते हुए बोली। शनाया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में संकोच छुपा था। गायत्री जी, मुझे पहले की तरह मिस शाह ही बुलाइए। मैडम या मिसेस सुनकर अजीब लगता है। उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, बस एक सादा सी गुजारिश। गायत्री शर्मा थोड़ी असहज हो गई। अगर राणा साहब को पता चला तो मेरा बोनस कट जाएगा, उन्होंने धीमे से कहा। शनाया ने कंधे उचका दिए। रोज रोज दोहराएंगी तो आदत हो जाएगी, कहते हुए ही वह खुद रुक गई। उसे समझ नहीं आता था कि वैभव राणा को लोगों को डराना क्यों इतना आसान लगता है, मानो बातचीत की भाषा ही धमकी हो। वह दुकान के अंदर चली गई। काउंटर के पीछे खड़ी जैस्मीन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, बिल्कुल परखती हुई। क्या हुआ, पहचान में नहीं आ रही? शनाया ने हल्की शरारत से कहा। जैस्मीन हंस पड़ी। नहीं नहीं, आज तो तुम कमाल लग रही हो, मूड भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है, कुछ खास हुआ? शनाया ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। हाँ, आज अचानक एक बहुत हैंडसम आदमी से टकरा गई। वैभव से भी ज्यादा अच्छा दिखता है। जैस्मीन ने अविश्वास से सिर हिलाया। यह हो ही नहीं सकता। दिल्ली में तुम्हारे पति से ज्यादा हैंडसम कोई आदमी नहीं। जगन बख्शी भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। जगन की आदत थी जरूरत से ज्यादा टांग अड़ाने की, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी भी थी। लेकिन जैस्मीन को यही आदत पसंद थी, क्योंकि वह खुद भी कुछ कम नहीं थी। जब दोनों साथ बैठती तो दुनिया का कोई भी विषय बातचीत से अछूता नहीं रहता। जैस्मीन ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, तो क्या अब तुमने वैभव राणा से सुलह कर ली? इतने दिनों बाद तुम्हारा गुस्सा कम लग रहा है। जब नाराजगी नहीं रही तो सुलह कर लो ना। जगन तो कंपनी में रोज रोज के सिरदर्द से टूटने ही वाला है। वह हंसते हंसते बोली। सुना है, राणा साहब ऑफिस में सबको इतना परेशान कर देते हैं कि लोग रोते रोते घर जाते हैं। शनाया ने उदासीन सी मुस्कान के साथ कहा। वो खुद को भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी। उसने यह नहीं बताया कि कल रात ही वह उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसकी गैस्ट्राइटिस फिर से बढ़ गई थी। कुछ बातें दोस्ती में भी अनकही ही रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद जैस्मीन ने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे लक्ष्मी की दुकान कब खुल रही है? मैंने फैमिली ग्रुप में सबको बोल दिया है कि ओपनिंग डे पर जरूर जाए। शनाया का मन कृतज्ञता से भर गया। ऐसी दोस्त मिलना किस्मत की बात होती है, और जैस्मीन उसके जीवन की वही नेमत थी। अगले सोमवार को शनाया ने समझाते हुए कहा, लक्ष्मी ने जानबूझकर वही दिन चुना है। उसका टारगेट लोकल ऑफिस जाने वाले लोग हैं। वीकेंड की भाग दौड़ के बाद सोमवार को ज्यादातर लोग नाश्ता बनाना नहीं चाहते तो बाहर खाना पसंद करते हैं। जैस्मीन ने तुरंत कहा, मैं उस दिन मदद के लिए आऊंगी। शनाया शाह मुस्कुराई। गायत्री शर्मा और मैं, हम दोनों ही काफी हैं। लक्ष्मी की दुकान वैसे भी बहुत बड़ी नहीं थी। अगर मदद के नाम पर ज्यादा लोग जमा हो जाते तो नाश्ता करने आने वाले ग्राहकों को भीड़ भाड़ का एहसास होता। लक्ष्मी शुरू से चाहती थी कि उसकी दुकान सादगी और अपनापन बनाए रखे, जहां लोग आए, खाएं और सुकून लेकर जाएं। शनाया और जैस्मीन आपस में बातें कर ही रही थीं कि दुकान का दरवाजा अचानक खुला। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोग अंदर घुसे। उनमें से एक चेहरा देखते ही शनाया की आंखों में ठंडक उतर आई। नमन, उसका सबसे छोटा कजिन। वही नमन जिसने पिछले साल उसकी कार रोकने की कोशिश की थी, उसे सबक सिखाने के इरादे से। और वही नमन जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के शनाया ने पुलिस के हवाले कर दिया था। 15 दिन की हिरासत के बाद वह बाहर तो आ गया था, लेकिन उसके दिल में पछतावे की जगह जहर भर चुका था। शनाया के लिए खालिस नफरत। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, स्कूल से नाम कटवा लिया गया था। उसके माता पिता ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इसके नंबर वैसे भी इतने खराब हैं कि कॉलेज में क्या करेगा, और फिर उसे खुली छूट मिल गई, जो मनाए करो। तब से नमन का जीवन बस एक कमरे, एक स्क्रीन और वीडियो गेम्स तक सिमट गया था। एक बार वह अपने दादा के साथ दुकान भी आया था, हंगामा खड़ा करने के इरादे से, लेकिन उस दिन भीड़ इतनी थी कि शनाया की नजर उस पर पड़ी ही नहीं। मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो। नमन की चीख ने दुकान की हवा को चीर दिया। 2 ताकतवर आदमियों से लगभग घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। बवाल छटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उनकी पकड़ लोहे जैसी थी। शनाया ने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके मन में एक ही नाम उभरा, वैभव राणा। संभवतः वही लोग थे जिन्हें उसने चुपचाप नजर रखने के लिए लगाया था। नजर रखने के नाम पर उसकी हिफाजत। दोनों बॉडीगार्ड्स ने नमन को अंदर धकेला। वह संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ और डर के मारे सीधे जाकर शनाया के पीछे छिप गया। शनाया, मेरी मदद करो, उसने लगभग रोते हुए कहा। शनाया ने बिना किसी नरमी के उसे अपने पीछे से खींचकर सामने कर दिया। उसकी आंखों में सर्दी थी, आवाज में कठोरता। तूने क्या किया है? एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कहा। मैडम, यह लड़का आपका पीछा कर रहा था, आपकी तस्वीरें ले रहा था। जब आपको नजर से खो दिया तो सीधे यहीं आ गया। मौका देखकर आपकी कार के टायर काटने की कोशिश कर रहा था। हमने समय रहते रोक लिया। यह सुनते ही शनाया का हाथ उठा और जोर से नमन की बांह पर पड़ा। चटाक, नमन उछल पड़ा। गाली देने को मुंह खुला, लेकिन जैसे ही उसने शनाया की आंखों में झांका, पिछली बार की यादें दिमाग में कौंध गईं। वह दिन जब उसने उसे बुरी तरह पीटा था। गुस्सा भीतर उफन रहा था, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा था। वह बस उसी जगह को सहलाने लगा जहां थप्पड़ पड़ा था और चौकन्नी नजर से उसे देखने लगा। मैं समझ रही थी कि कोई पेपराजी है, शनाया ने ठंडी आवाज में कहा। पर निकला तू? फिर उसने बॉडीगार्ड की ओर देखा। मोबाइल से फोटो ली थी या कैमरे से? मोबाइल से, आदमी ने जवाब दिया। उसने नमन का फोन और एक छोटा सा चाकू आगे बढ़ाया। ये इसका फोन है
और ये चाकू जिससे ये आपके टायर काटने वाला था। शनाया ने दोनों चीजें हाथ में ली, फिर नमन की ओर देखा। वह नजर मानो बर्फ की धार हो। नमन पीछे हट गया। मैंने बस 2-4 फोटो ली थी, टायर नहीं काटे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे जिंदा खा जाओगी? शनाया ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अब भी चाकू पर टिकी थी। उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। नमन कार से आया था? क्या अपनी गाड़ी थी या किसी और की? नया साल शुरू हो चुका था। नमन 18 का हो गया था, लेकिन उसका जन्मदिन अभी आया नहीं था। मतलब वह अब भी नाबालिग था और फिर भी गाड़ी चला रहा था बिना लाइसेंस। और इसकी हिम्मत तो देखो, परिवार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि उसे डर नाम की चीज का मतलब ही नहीं पता था। तभी नमन को जैसे अचानक होश आया। वह तेजी से शनाया के पीछे पीछे भागा। शनाया, मतलब सुनो, मेरी कार के टायर मत काटना। ये कार मैंने अंकुश से उधार ली है। उसने कहा है अगर जरा भी नुकसान हुआ तो वो मुझे दोबारा कभी गाड़ी नहीं देगा। अंकुश की कार एक लग्जरी गाड़ी थी। भले ही वैभव ने एक बार उसकी कार को ठुकवा दिया था, लेकिन आखिरकार लाखों की खर्च के बाद कार वापस सड़क पर चलने लायक हो गई थी। असल में सब चाहते थे कि नमन ही शनाया का पीछा करे, और नमन ने भी यही सोचकर अंकुश से गाड़ी मांगी थी, महंगी कार का लालच देकर, वरना वह कभी इसके लिए राजी नहीं होता। उसे क्या पता था कि इसका अंजाम फिर से पिटाई होगा। उनमें से किसी ने भी कभी शनाया से हाथ नहीं आजमाया था। उन्हें उसके लड़ने के हुनर का अंदाजा ही नहीं था। और नमन को अब जाकर समझ आया, उसे इसलिए आगे किया गया था क्योंकि वह अब भी कानून की नजर में बच्चा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कुछ लोग उम्र से नहीं, अपने कर्मों से बड़े या छोटे साबित होते हैं। इसी कारण अचानक शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अब लाती हो पूरे शाह परिवार को रास्ते पे। आखिर क्या करेगी अब शनाया? जानने के लिए बने